Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों, and welcome back to Exam Dos. Welcome back to the course on control systems. So we are live here. We are back, and today we are going to start officially the core concepts of control system. तो यार देखो, कल हम लोगों ने एकदम बेसिक चीजें सीखी थी, करेक्ट? कि ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है. बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था इसके बारे में, बहुत सारे एग्जाम्पल से चर्चा हुई थी. तो पहले आप मुझे बताओ, कंट्रोल का बेसिक एकदम क्लियर है? जल्दी बताओ, कंट्रोल का बेसिक एकदम क्लियर है कि ओपन लूप क्या होता है, क्लोज लूप क्या होता है, किसी भी सिस्टम को क्यों डिजाइन कर रहे हैं, मोर ओवर कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्यों ये सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. और फिर हम लोगों ने सेकंड सेशन के अंदर लैपलास का बेसिक देखा था. उम्मीद करता हूं लैपलास की डीपीपी आप लोगों ने लगाई होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. और साथ साथ एक बात और रियलाइज की होगी कि लैपलास आपका इजीएस्ट ट्रांसफॉर्म है. सभी ट्रांसफॉर्म्स के अंदर सबसे इजी ट्रांसफॉर्म ना आपका हमेशा लैपलास पड़ता है. ठीक है, तो आज और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और बहुत सारी चीजों में डीप डाइव करेंगे और थोड़े से सिग्नल और कंट्रोल के कनेक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं ट्रांसफर फंक्शन के बारे में, और फिर अगले लेक्चर के अंदर आपसे बात करूंगा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के बारे में कि कैसे ब्लॉक डायग्राम्स को सिंप्लीफाई किया जाता है. लैपलास का यूज किस चैप्टर में आएगा? इसी से आना शुरू हो जाएगा. लैपलास ही लैपलास है बेटा अब हर चैप्टर में. मतलब ये समझ लो कंट्रोल के एंड तक तो अब लैपलास से वास्ता तुम्हारा छूटेगा नहीं. तुम्हें एस ही एस नजर आएगा, उतना टी नजर ना आए भले ही, लेकिन एस ज्यादा नजर आएगा लैपलास में, सॉरी कंट्रोल सिस्टम में. चलो तो शुरू करते हैं यार. तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है बेटा? ट्रांसफर फंक्शन का एक बेसिक सा डेफिनेशन होता है भाइयों. इट इज द रेशियो ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट वेरिएबल टू द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट वेरिएबल एज्यूमिंग इनिशियल कंडीशंस आर जीरो. यानी अगर पूरे सिस्टम की इनिशियल कंडीशन को रफा दफा कर दिया जाए, भगा दिया जाए, तो आउटपुट का लैपलास ले लो डिवाइडेड बाय इनपुट का लैपलास ले लो, दैट इज योर ट्रांसफर फंक्शन. जैसे देखो क्या होता है, मैं यहां पे एक सिस्टम बनाता हूं, रुको. ठीक है, ये मैंने एक सिस्टम बनाया मेरे भाई. इसमें यहां पे इनपुट लगाया और बंधु ये हो गया मेरा आउटपुट. ठीक है, सिस्टम का देखो यार बेसिक सा परिभाषा यही होता है, जो कि किसी इनपुट सिग्नल के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट प्रोड्यूस करे ना, उसी चीज को सिस्टम कहते हैं. सिस्टम का काम क्या होता है? कुछ इंफॉर्मेशन लेके कुछ मीनिंगफुल आउटपुट प्रोड्यूस कर देना. अब यहां पे ये जब सिस्टम होता है जीएस, है ना, तो यहां पे क्या होता है देखो, इनपुट, या फिर आप पता है इसको और क्या बोलते हो, इनपुट को आप बोलते हो एक्साइटेशन. इनपुट और एक्साइटेशन. और ऐसे इधर क्या आता है, ये होता है आउटपुट, या फिर आप इसको एक और नाम से जानते हो, रिस्पॉन्स. क्या? आउटपुट और रिस्पॉन्स. अब मेरे भाई आप टाइम डोमेन में भी चर्चा कर सकते हो और आप चर्चा कर सकते हो लैपलास डोमेन के अंदर भी. तो टाइम डोमेन के अंदर ये होता है आरटी, स्मॉल में लिखते हैं. कल मैंने आपको बताया था ना, ट्रांसफॉर्म लेके अपर केस लेटर का यूज करना है, टाइम डोमेन में लोअर केस लेटर का, और लैपलास डोमेन में लिखते हो आर एस. ऐसे आउटपुट को लिखते हो सी टी, लैपलास डोमेन में लिखते हो सी एस. तो जब आप बेटा आउटपुट के लैपलास और इनपुट के लैपलास का रेशो ले लेते हैं, दैट इज बेसिकली योर ट्रांसफर फंक्शन. तो यहां पे ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया आपका? जी एस. अब ये मत करना कि सर सी टी बाय आर टी भी ले सकते हैं क्या, नहीं, आपको लैपलास डोमेन में ही लेना है. ऐसा क्यों लेना है मैं आगे बताऊंगा. ठीक है, ऐसा क्यों लेना है मैं आपको आगे बताऊंगा. और ये जो सिस्टम है बेटा, ये सिस्टम आपका एलटीआई सिस्टम होना चाहिए, यानी ये सिस्टम लीनियर भी होना चाहिए एंड इट मस्ट बी टाइम इनवेरिएंट. यहां पे क्या है, यहां पे सिस्टम मस्ट बी LTI, system must be LTI
फॉर ट्रांसफर फंक्शन टू बी डिफाइंड। सिस्टम आपका एलटीआई होना चाहिए, तभी आपका ट्रांसफर फंक्शन बेटा डिफाइन किया जा सकता है। अब सर ये एलटीआई क्या होता है? देखो, जो लोग सिग्नल नहीं पढ़े हैं, ऑब्वियसली मन के अंदर एक सवाल आएगा, सर ये एलटीआई क्या होता है? बेटा एलटीआई दो चीजों से बना है। दो चीजें क्या क्या हैं? एलटीआई का मतलब होता है लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट। क्या मतलब होता है एलटीआई का? लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट। ठीक है भाई। अब यहां लीनियर का क्या सिग्निफिकेंस होता है बेटा? लीनियर का मतलब होता है आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट, यानी आउटपुट और इनपुट के बीच में ना एक लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है या डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी एग्जिस्ट करती है। टाइम इनवेरिएंट का मतलब ये होता है बेटा, अगर आप इनपुट को डिले कर दें, जैसे मान लो पहले आपने कहा कि मैं इनपुट 0 सेकंड पे लगा रहा हूं, तो मेरा आउटपुट भी 0 सेकंड से आ रहा है। क्या बोला आपने? कल मैंने बताया था ना, कॉजल सिस्टम, बिना इनपुट के आउटपुट नहीं है। तो आपने बोला इनपुट मैंने 0 सेकंड पे लगाया, तो मेरा आउटपुट भी 0 सेकंड से आना स्टार्ट हो गया। अब अगर आप इनपुट को 2 सेकंड से लगाओ, 0 की जगह 2 सेकंड से लगाओ, और आउटपुट भी फिर 2 सेकंड से ही स्टार्ट हो, उसे कहते हैं टाइम इनवेरिएंट। यानी कि जितना आपने इनपुट में शिफ्ट किया, जितना आपने इनपुट में डिले किया, अगर सेम डिले आपका आउटपुट में रिफ्लेक्ट होने लग जाए, तो दैट इज सेड टू बी टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में चर्चा करते हैं भाई कंट्रोल सिस्टम के अंदर। ठीक है, अभी इसके अंदर ज्यादा डिटेल में हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, बट बेसिक बात को समझेंगे अच्छे से भाई, कि एक सिस्टम जहां आउटपुट इनपुट आपस में प्रोपोर्शनल है, दैट इज बेसिकली लीनियर, और जहां जितना डिले इनपुट में करें उतना ही डिले आउटपुट में मिल जाए, तो दैट इज योर टाइम इनवेरिएंट। जैसे अब आप देखो, अगर आप कहो कि गेट की तैयारी सर मैं अगस्त से नहीं, मैं अक्टूबर से करूंगा, तो मेरा रिजल्ट सर गेट वाले मार्च की जगह 3 महीने बाद दे दे, क्योंकि मैंने तैयारी 3 महीने बाद शुरू की है। मेरा एग्जाम फरवरी की जगह 3 महीने बाद हो जाए, मई में, ऐसा तो नहीं होगा, एग्जाम तो सेम डे होगा। तो ऐसे सिस्टम को बोलोगे टाइम वेरिएंट। अगर आपने इनपुट में डिले किया 3 महीने का, डजंट मीन कि आउटपुट में 3 महीने का डिले होगा, आउटपुट में सीधा फिर 1 साल का डिले होगा। फिर आपको 2025 के लिए अपना एम बनाना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है बात का? तो इसीलिए टाइम इनवेरिएंट सिस्टम वो होते हैं जहां जितना डिले इनपुट में किया जाए, सेम डिले हमें आउटपुट के अंदर ऑब्जर्व हो जाए। अब देखो यार, ट्रांसफर फंक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है रेशनल। रेशनल का मतलब होता है बेटा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों एक एक पॉलिनोमियल है, दोनों के दोनों पॉलिनोमियल है। दूसरा होता है इर्रेशनल। इर्रेशनल का मतलब होता है कॉस होना, साइन होना, एक्सपोनेंशियल होना। जब इस तरह के फंक्शन आने लग जाएं ट्रांसफर फंक्शन के अंदर, तो दैट इज इर्रेशनल। जैसे यहां पे देखो ना, ये तो पॉलिनोमियल है, ये तो पॉलिनोमियल है, बट ये ऊपर आपका एक्सपोनेंशियल आ गया ना, ये ऊपर क्या आ गया? एक्सपोनेंशियल। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ऐसे फंक्शन को आप क्या कहते हो बेटा? इर्रेशनल ट्रांसफर फंक्शन। यहां पे देखो एक टर्म मैंने यूज किया, ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल का क्या मतलब होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, उन्हें ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी कहते हैं। तो अगर ऐसे फंक्शन भी आएंगे, इट विल बी इर्रेशनल। अब वो अलग बात है, देखो यार, आप लोगों का ज्यादातर पाला जो पढ़ने वाला है ना, वो रेशनल वालों से ही पढ़ने वाला है। और कल आपको याद होगा, मैंने मस्त तरीके से आपको रेशनल फंक्शन को तोड़ना सिखाया था, याद है? पार्शियल फ्रैक्शन। अब जीवन भर याद रहना चाहिए भाई, पार्शियल फ्रैक्शन पूरी एक एक ट्रिक, एक एक शॉर्टकट, उसका बहुत अच्छे वे में कल हमने कवर किया था विद एग्जांपल। तो आई होप कि आप लोग जीवन भर भूलोगे नहीं, कभी भी लैपलास दिखेगा, लैपलास को तोड़ मरोड़ दोगे, एकदम खत्म कर दोगे। ठीक है, वैसा एटीट्यूड रखना है। बाकी मैं आपको ये चीज तो बोल ही चुका हूं कि कंट्रोल के अंदर आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हो। ठीक है, बहुत हल्का सब्जेक्ट है, मजेदार एकदम। अब देखो, रेशनल ट्रांसफर फंक्शन को लिखने के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है पोल जीरो फॉर्मेट। कल याद है मैंने पोल जीरोस बताए थे। यहां पे क्या होता है, जो डिनोमिनेटर, वेन एवर डिनोमिनेटर इज 0, इसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा? पोल्स। कल हुई थी ना इस पे हमारी बात। एंड वेर एवर न्यूमरेटर इज 0, इसको हम लोग क्या बोलते थे? जीरोस। करेक्ट।
पोल्स और जीरोस, ये हमारी चर्चा हुई थी। ठीक है, अब यहां पे पोल जीरो फॉर्मेट का क्या मतलब होता है कि न्यूमरेटर में आपने ऐसे टर्म्स लिखे हैं एस माइनस जेड वन, एस माइनस जेड टू, एस माइनस जेड थ्री, डिनोमिनेटर में एस माइनस पी वन, एस माइनस पी टू, ऐसे लिखा है। तो यहां पे आप ना पोल्स और जीरोस वाली टर्म को सेपरेट करके लिख रहे हो। तो आपके जीरोस कौन कौन से हैं बेटा? Z1, Z2 एंड सो ऑन। और आपके पोल्स के कौन कौन से हैं? यहां पे है P1, P2 सो ऑन, और एक ना आपका जीरो भी है। ओरिजिन भी तो है नीचे, ओरिजिन पे जो है आपका nth ऑर्डर का पोल है, इसे क्या बोलोगे? nth ऑर्डर का पोल, क्योंकि ये n टाइम्स रिपीट हो रहा है। जब भी कोई एक पोल मल्टीपल टाइम रिपीट होता है तो जितनी बार वो रिपीट होता है ना, दैट इज सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ द पोल। अब यहां देखो s प्लस ए की जगह 1 प्लस एस टी है। यहां पे ये जो टर्म्स हैं T1, T2, TA, TB, these are said to be the time constants। क्या कहलाते हैं ये? जो नेटवर्क में नहीं पढ़ते हो टाइम कांस्टेंट RC और L बाय R, ये वही टाइम कांस्टेंट्स हैं बेटा। These are said to be the time constants। तो देखो यार, अगर S के मल्टीप्लीकेशन में टर्म आ रहा है तो उसे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म 1 प्लस एस टी, और S प्लस A अगर ऐसा टर्म आ रहा है तो दैट इज सेड टू बी द स्टैंडर्ड फॉर्म और द पोल जीरो फॉर्म। तो मैं बोल रहा हूं, आप इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हो, ज्यादातर ये वाली फॉर्म यूज की जाती है। ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म पता है सबसे ज्यादा कहां यूज होगी? ये यूज होगी बोडे प्लॉट में, इस टाइप से। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो? पोल जीरो फॉर्म भी बोल सकते हो, पोल जीरो फॉर्म। और दूसरा क्या है आपका? टाइम कांस्टेंट फॉर्म। दैट इज 1 प्लस एस टी। समझ गए फर्क दोनों में? अगर s के साथ कोएफिशिएंट आ रहा है, दूसरी टर्म 1 आ रही है, तो उसे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म, और s प्लस समथिंग आता है तो पोल जीरो फॉर्म, या फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हो। सर क्या इन दोनों में कन्वर्जन पॉसिबल है? हाँ बेटा, कन्वर्जन पॉसिबल है। कैसे? अगर यहां से आप Z1 कॉमन निकाल लें, यहां से आप Z2 कॉमन निकाल लें, ऐसे अगर टर्म्स आप कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा s बाय Z1 माइनस वन, s बाय Z2 माइनस वन, s बाय P1 माइनस वन, s बाय P2 माइनस वन, फिर माइनस साइन कॉमन निकाल लेना, यू विल गेट लाइक दिस। हो सकता है ना 1 प्लस एस टी की जगह 1 माइनस एस टी भी हो, मैं यहां पे प्लस माइनस लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ना ज्यादा बेहतर समझ आए। समझ में आ रहा है? या फिर यहां से आप देखो, अगर T1 कॉमन निकाल लो तो ये बनेगा s प्लस वन बाय T1, s प्लस वन बाय T2, s प्लस वन बाय TA, s प्लस वन बाय TB। तो वो इसी फॉर्मेट में नजर आने लगेगा। समझ में आ रही है बात? टाइम कांस्टेंट फॉर्म में से जो T वाले टर्म्स हैं, अगर इसको कॉमन निकाल लो तो यू विल गेट द पोल जीरो फॉर्म। यहां से यहां आने के लिए टेक टाइम कांस्टेंट कॉमन from each term, take time constant common from each term। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई? अब आ जाओ भैया ओपन लूप सिस्टम पे। कल आप लोगों को बताया था ना ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है। यहां पे देयर इज नो फीडबैक पाथ, देयर इज नो फीडबैक पाथ फ्रॉम आउटपुट बैक टू इनपुट। ठीक है, और इस सिस्टम का ड्रॉबैक क्या था बेटा? कल पहले बताओ इसके एडवांटेजेस क्या थे। यहां सिंपल कंस्ट्रक्शन था, यहां स्टेबिलिटी आसान थी, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था? कल हमने पढ़ा था, ड्रॉबैक ये था कि इसका आउटपुट इनएक्यूरेट होता है, क्योंकि ये अपने आउटपुट को मॉनिटर नहीं करता है। ये कभी चेक ही नहीं करता है कि भैया जो कंज्यूमर ने आउटपुट मांगा था क्या वो मैं आउटपुट डिलीवर कर रहा हूं। अगर चेक नहीं करेगा तो बहुत बार ऐसा होगा कि गलत आउटपुट डिलीवर करता रहेगा और इसको पता भी नहीं लगेगा,
है कि नहीं? अगर आप लोग तैयारी करते रहोगे और मैं आपको फीडबैक ना दूं कि आपकी तैयारी सही चल रही है गलत चल रही है, तो हो सकता है आप कोई मिस्टेक बार बार करते रहो और करते ही चले जाओ। तो एक्यूरेसी का सबसे बड़ा इश्यू होता है। और भाई वो कंट्रोल सिस्टम ही क्या जो एक्यूरेट ना हो? कंट्रोल ही तो करना चाह रहे हैं। एस टर्म बेटा वही है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। देखो एस टर्म और एस प्लेन में फर्क है। एस प्लेन का क्या मतलब है? व्हेन यू रिप्रेजेंट द वेरिएबल एस ऑन अ टू डायमेंशनल प्लेन। जैसे देखो आपको एक वेक्टर और 3D प्लेन सेम है क्या, या 3D आपका सेम है क्या? वेक्टर क्या है? एक वैल्यू है जो कि 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है, और 3 डायमेंशन वाला पूरा स्पेस क्या है? 3D कहलाएगा, है ना? या फिर आपका सर कोऑर्डिनेट और 2 डायमेंशनल प्लेन सेम है क्या? एक्स कॉमा वाई और 2 डायमेंशनल प्लेन सेम है क्या? एक्स कॉमा वाई उस 2 डायमेंशनल प्लेन का एक पॉइंट है। ऐसी एस एक वेरिएबल है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट आता है, एंड इट लाइज इन द एस प्लेन। ठीक है, इट लाइज इन द एस प्लेन। सो हम बेटा कल का लेक्चर नहीं किए थे क्या? कल मैंने एस प्लेन बना के तो दिखाया था। एस प्लेन की सारी वैल्यूज किसी ना किसी एस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो एस प्लेन इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस। समझ रहे हो? एस तो उसमें से कोई एक वैल्यू है ना, एस तो वो एक वेरिएबल है, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो एस इज सेड टू लाई इनसाइड द एस प्लेन। समझ रहे हो? जैसे एक्स कॉमा वाई एक पॉइंट है, तो आप ये नहीं कह सकते ना एक्स कॉमा वाई इज अ 2 डायमेंशनल प्लेन। एक्स कॉमा वाई लाइज इनसाइड द 2 डायमेंशनल प्लेन। सर यहाँ टाइम कांस्टेंट वाला नेटवर्क वाला ही होगा क्या? इफ सो देन मल्टीपल टी। हाँ, मल्टीपल टाइम कांस्टेंट हो सकते हैं आलोक। सेकंड ऑर्डर सर्किट में 2 टाइम कांस्टेंट थे, जितने ज्यादा ऑर्डर का सिस्टम होगा उतने ज्यादा टाइम कांस्टेंट होंगे। आप फर्स्ट ऑर्डर से क्यों सोच रहे हो? याद करो सेकंड ऑर्डर में ओवरडैम्प्ड सिस्टम में मैंने बताया था देयर आर मल्टीपल टाइम कांस्टेंट, है ना? चल अब यहां पे बच्चों देखो क्या होता है। यहां पे क्या होता है कि आप ये लिखते हो सी एस इज बेसिकली आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। यहां पे जी ऑफ एस क्या कहलाता है? जी ऑफ एस इज कॉल्ड एज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्या कहलाता है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो इसी तरह से यहां पे आप जी ऑफ एस भी निकाल सकते हो चाहो तो। सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। क्लियर? ये आपका ट्रांसफर फंक्शन हो जाता है सिंपल। ओपन लूप के अंदर कुछ भी नहीं है, इनपुट मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर फंक्शन, यू विल ऑलवेज गेट दी आउटपुट। ओपन लूप सिस्टम बड़ा सीधा साधा सिंपल सा है। और हमेशा जो है ना, अब से फ्रॉम नाउ ऑन जीएस इज ऑलवेज कॉल्ड एज, कंट्रोल सिस्टम के अंदर ना जीएस इज ऑलवेज कॉल्ड एज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन या फिर फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, या फिर आप क्या कहते हो? फॉरवर्ड पाथ का क्या मतलब होता है बेटा? फॉरवर्ड पाथ का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जो इनपुट से आउटपुट तक जाएगा। ठीक है, जो आपका एक ऐसा रास्ता जो इनपुट से आउटपुट तक जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज योर फॉरवर्ड पाथ। तो ये फॉरवर्ड ही है ना। जो फीडबैक होता है वो हो गया फीडबैक, यानी कि वापस जा रहा है, बैक माने उल्टा जा रहा है, फॉरवर्ड माने आगे जा रहा है इनपुट से आउटपुट। ठीक है, इनपुट से आउटपुट। तो जो इनपुट से आउटपुट जाएगा दैट इज फॉरवर्ड, और जो वापस आउटपुट से इनपुट आएगा दैट इज फीडबैक। ठीक है, हाँ गेन भी कह सकते हो, लेकिन यार राकेश भाई गेन ना अक्सर हम लोग टर्म यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यानी जे ओमेगा वाले में, रेदर देन यूजिंग इन द एस डोमेन। ज्यादातर गेन वाला जो टर्म आता है वी यूज इट इन द जे ओमेगा डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब देखो भाई, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्या कहते हो आप इसको? क्लोज्ड लूप। अभी डेराइव कराऊंगा इसकी वैल्यू क्या आती है। क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन
CLTF का मतलब क्या होता है? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। और ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को ना आप शॉर्ट में ऐसे लिख देते हो, OLTF। क्या लिख देते हो? OLTF शॉर्ट में। ऐसे क्लोज लूप वाले को क्या कहते हो? CLTF। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम क्या है भाई? GS। ये GS है। और ये वाला जो H है, दिस इज द फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन। ये क्या है? फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन। तो फॉरवर्ड पाथ का, या ये कह लो ओपन लूप वाला है GS और फीडबैक वाला है आपका HS। ओपन लूप यानी फॉरवर्ड वाला है GS और फीडबैक वाला है आपका HS। GS का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? ट्रांसफर फंक्शन का सिंपल सा फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इट इज अ फंक्शन विच रिलेट्स द इनपुट ऑफ अ सिस्टम टू द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। अगर आपको GS पता है तो आप किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट बता सकते हो ना। जैसे मान लो ट्रांसफर फंक्शन का ऐसे सिग्निफिकेंस समझो, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको पता है एक्सेलरेटर दबाने से क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी, और ब्रेक दबाने से क्या होगा? स्पीड घटेगी। तो दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन, राइट। तो आप वहां पे अगर इनपुट दे रहे हो एक्सेलरेटर, यू कैन टेल द आउटपुट एक्सेलरेटर देने से स्पीड बढ़ रही है। और वहां पे अगर आप ब्रेक दबा रहे हो तो यू कैन टेल कि अगर ब्रेक लगाऊंगा, इनपुट ब्रेक दूंगा तो स्पीड मेरी घटेगी। सिंपल है। तो ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली क्या करता है? ट्रांसफर फंक्शन इनपुट और आउटपुट को रिलेट करने का एक तरीका है, जिससे कि अगर मुझे सिस्टम का इनपुट पता हो तो आई कैन वेरी वेल नो द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। सिंपल। ठीक है। तो GS क्या है? ओपन लूप वाले सिस्टम का है ना, यानी जिसके अंदर कोई फीडबैक नहीं है। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में 1 घंटे के लिए अगर आप टाइमर डालोगे तो इनपुट हो गया वो 1 घंटे का टाइमर, आउटपुट क्या मिलेगा? 1 घंटे की धुलाई। उसके बीच का फंक्शन क्या हुआ? ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप का तो ट्रांसफर फंक्शन होता है, मतलब क्लोज लूप का भी होगा बेटा। यहां पे क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन ओवरऑल क्या आएगा? देखिए, यहां पे आपने इनपुट लगाया R ऑफ S, यहां पे आपको आउटपुट मिला C ऑफ S। तो जो आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा उसको हम बोलेंगे T ऑफ S, विच इज बेसिकली C ऑफ S होल डिवाइडेड बाय R ऑफ S। ट्रांसफर फंक्शन हमेशा यही होता है, आउटपुट का लैप्लास डिवाइडेड बाय इनपुट का लैप्लास। कह सकते हो बेटा, इन अ वे आप कह सकते हो कि GS इज द फॉरवर्ड पाथ गेन। बट ये गेन वाला टर्म ना हम लोग ज्यादातर फ्रीक्वेंसी डोमेन में यूज करते हैं, या फिर दिव्यांशु आगे चल के सिग्नल फ्लो ग्राफ जब देखेंगे ना तब उसमें गेन की बात करेंगे कि फॉरवर्ड गेन, फीडबैक गेन, इस तरह से बात करेंगे। बट कोई बात नहीं, आपको ये बोलना है फॉरवर्ड गेन, तो GS को आप ये भी बोल सकते हो गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ। गेन का बेसिकली मतलब क्या होता है? गेन का मतलब होता है जिस वैल्यू से आपका इनपुट मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे आप एम्पलीफायर बनाते हो तो एम्पलीफायर में गेन का मतलब क्या होता है? अगर भाई आपने एक इनपुट लगाया तो जो आउटपुट आएगा दैट विल बी इनपुट मल्टीप्लाइड बाय गेन। सेम लॉजिक से यहां पे क्या हो रहा है? आउटपुट इज इनपुट मल्टीप्लाइड बाय गेन। ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन इन अ वे इज एक्टिंग लाइक अ गेन, क्योंकि इनपुट में ट्रांसफर फंक्शन या गेन मल्टीप्लाई करने से आउटपुट आता है। अब ये देखो, ये TS की वैल्यू क्या होती है GS और HS की टर्म में, ये बाद में डिराइव करेंगे अभी। लेकिन आप समझिए, एक क्लोज लूप सिस्टम के अंदर दो तरह के ब्लॉक्स होते हैं, दो तरह के ट्रांसफर फंक्शन होते हैं। एक ओपन लूप वाला या फॉरवर्ड पाथ वाला, एक होता है फीडबैक पाथ वाला, जिससे मिला करके ओवरऑल क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनता है, दैट इज आउटपुट बाय इनपुट। दैट इज आउटपुट बाय इनपुट। नहीं बेटा, GS HS क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन नहीं, उसको लूप ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। क्लोज नहीं वर्ड यूज करते, लूप। लूप माने ऐसे गए G फिर H तो ऐसे लूप आ गया, आगे उसको डिफाइन करूंगा, अभी थोड़ा सब्र करो। अगेन देखो, तुम लोग इंपेशेंट होना स्टार्ट हो गए। ऋतिक भाई, अभी मैंने क्या बोला? ये TS में डिराइव करके दिखाऊंगा, G और H में कैसे ये डिराइव्ड होता है। मैंने क्या बोला? थोड़ा सा तो पेशेंट रहो भाई। अब ये थोड़ी अगर और बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हर एक को पूछना जरूरी है। हाँ जी। अब बात आती है डिग्री या ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। डिग्री और ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। देखो, लेक्चर के एंड तक वेट करो, अगर उसके बाद भी तुम्हारी क्वेरी बच गई लेक्चर के लास्ट 15 मिनट में ट्रांसफर फंक्शन को लेके, तो जरूर पूछ लेना। बट अभी पिक्चर चालू ही है भाई, पिक्चर खत्म होना बाकी है अभी। इसको ऑर्डर भी कहते हो।
सर ये पोल जीरो कैंसिलेशन का क्या मतलब है? पोल जीरो कैंसिलेशन का ये मतलब है, देखो जैसे कॉमन टर्म है, ये कॉमन टर्म कट गई, तो अब आपके पास ट्रांसफर फंक्शन क्या बच गया? अभी तो ये इजी टॉपिक चल रहा है, तुम जबरदस्ती के डाउट पूछ रहे हो तुम लोग। मैं सोचता हूं जब अच्छे वाले चैप्टर्स आएंगे तब तुम क्या करोगे। अभी तुम्हें बढ़िया शांत शांत लग रहा होगा ना, क्लास कोई पूछ ही नहीं रहा है भाई, कुछ तो डाउट आना चाहिए हमको। समझ कैसे आ रहा है? समझ बेटा इसलिए आ रहा है, एक तो मैं पढ़ा रहा हूं और दूसरी बात टॉपिक आसान है, इसीलिए समझ आ रहा है। ऑर्डर ऑफ पोल अभी आगे आएगा निधि बेटा, एक और बार आएगा। अब यहां देखो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ एस क्या है, मैं यहां पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। हाईएस्ट पावर ऑफ एस क्या है बताइए? एस की पावर 5 है ना, तो आप इसे बोलोगे फिफ्थ ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। क्या बोलोगे? फिफ्थ ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। अब निधि बेटा ये देखो यहां पे कौन कौन से पोल नजर आ रहे हैं, एक तो जीरो नजर आ रहा है, एक -2 नजर आ रहा है। अब ये जो जीरो वाला टर्म है एस की पावर 4, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? ये 4 बार। कैसे? एस 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 4 बार आ रहा है, तभी तो एस की पावर 4 बन रहा है। तो यहां पे देखो, यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास 2 पोल्स हैं। पोल्स का मतलब जहां डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाए, एस इक्वल टू 0 एंड एस इक्वल टू -2। लेकिन जीरो वाला 4 बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेड 4 टाइम्स, तो इसको बोलोगे फोर्थ ऑर्डर पोल। क्या बोलोगे? फोर्थ ऑर्डर पोल। तो पोल का ऑर्डर क्या होता है कि कोई भी पोल कितनी बार रिपीट हुआ, और ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ एस इन द डिनोमिनेटर। रिपीटेड वंस, ये सिर्फ एक बार रिपीट हुआ है, तो आप इसे बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर पोल। आ गया समझ? क्यों भाई निधि? तो पोल का ऑर्डर है एक पोल कितनी बार रिपीट हो रहा है, और पूरे ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर होता है कि आपका हाईएस्ट पावर ऑफ एस कितना बन रहा है। दैट इज बेसिकली योर ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर? बताओ अब ये कहां से आ गया कॉन्फिडेंस मेरा अचानक से डिग्री में। अब आते हैं टाइप ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो जैसे आपने सिस्टम का ऑर्डर डिफाइन किया ना, ऐसी सिस्टम की टाइप डिफाइन की जाती है। तो क्या होता है देखिएगा, टाइप ऑफ अ, या आगे दोबारे पढ़ोगे जो आपका सेकंड चैप्टर होता है ना टाइम रिस्पॉन्स, उसमें टाइप ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम is defined by its open loop transfer function। ठीक है, अब टाइप का मतलब क्या होता है देखिएगा, टाइप ना दो तरह से डिफाइन की जाती है। रिपीटेड ओनली ओरिजिन पे करना चाहिए कहीं भी। अगर मान लो यहां पे बेटा s+2 का स्क्वायर होता तो s इक्वल टू -2 हमारा सेकेंड ऑर्डर पोल हो जाता। कोई भी पोल जितनी बार रिपीट करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ दैट पोल। अब सुनिएगा, यहां पे ये मत समझिएगा ओपन लूप का मतलब है जीएस से डिफाइन करना है। क्या होता है यहां पे, पहले मैं टाइप का मतलब बोल देता हूं। नंबर ऑफ पोल्स of open loop transfer function in a closed loop system। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जितने पोल्स हैं क्लोज लूप सिस्टम में, एट ओरिजिन is called as type of system, is called as type of system। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा बेटा, दो तरह से टाइप डिफाइन होती है। ठीक है, आगे बहुत काम आने वाला है जब टाइम रिस्पॉन्स पढ़ेंगे ना,
तब दोबारा ये सारी चीजों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां टाइप इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है बेटा यूनिटी फीडबैक सिस्टम। क्या होता है? यूनिटी फीडबैक सिस्टम। यूनिटी फीडबैक सिस्टम का मतलब होता है वेयर योर h of s इक्वल टू 1, वेयर h of s इक्वल टू 1। दूसरा होता है मेरे बच्चों आपका नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, जहां पे आपका फीडबैक वाला ट्रांसफर फंक्शन ना 1 ना हो। अब जहां पे बेटा यूनिटी फीडबैक होता है ना, यहां पे बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। यहां पे क्या होता है तरीका? काउंट द नंबर ऑफ पोल्स, काउंट द नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन फॉर GS, एट ओरिजिन फॉर G of S। ठीक है, G of S के कितने पोल ओरिजिन पे आ रहे हैं बेटा? दैट इज बेसिकली द टाइप ऑफ द सिस्टम। नॉन यूनिटी फीडबैक के अंदर अगेन बेटा दो तरीके होते हैं। कहां कहां दो तरीके यूज होते हैं, ये मैं आपको सेकंड चैप्टर के अंदर ही पढ़ाऊंगा। एक होता है काउंट नंबर ऑफ पोल्स ऑफ GSHS एट ओरिजिन। क्या? GSHS के कितने पोल ओरिजिन पे आ रहे हैं, ये गिनती आप कर लीजिए। ठीक है जी। एक तरीका ये होता है कन्वर्ट क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन T of S into an open loop transfer function and then count number of poles at origin, then count number of poles at origin। ठीक भाई, इस टाइप से। तो ये तीन तरीके होते हैं। यूनिटी फीडबैक का तो एक ही तरीका है, यूनिटी फीडबैक का तो एक ही तरीका है। GS के डिनोमिनेटर में देख लो ओरिजिन पे कितने पोल आ रहे हैं, दैट इज बेसिकली योर टाइप। ठीक है, दैट इज बेसिकली योर टाइप। और नॉन यूनिटी के दो तरीके हैं, तो GSHS के डिनोमिनेटर में देखोगे, GSHS को बोलते हो लूप ट्रांसफर फंक्शन, या फिर आप पहले TS जो क्लोज लूप वाला है उसे ओपन लूप में लाओगे और फिर चेक करोगे, है ना। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इन क्लोज लूप का मतलब क्या होता है बेटा? उसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि क्लोज लूप वाले को पहले कन्वर्ट किया जाए ओपन लूप में। माने कि एक ऐसा ओपन लूप सिस्टम बनाइए, या फिर आप ऐसा कह दो कि आप TS को ना यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करें, पोल्स एट, फिर काउंट करें नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन फॉर फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। जब हम लोग सेकंड चैप्टर पे पहुंचेंगे ना, तो ये चीजें और अच्छे से क्लियर होने लगेंगी। अभी क्या, अभी आपने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन तक पढ़ानी है। ठीक है, तो यहां पे तीन मेथड होते हैं। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मतलब बेटा क्या होता है? जब आप क्लोज लूप से यूनिटी फीडबैक में आते हो, तब आपका जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा दैट इज कॉल्ड एज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। समझाता हूं क्या कह रहा हूं। आपके पास एक क्लोज लूप सिस्टम है जिसमें फॉरवर्ड पाथ है GS और फीडबैक है HS। अब आप एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो जो आपको सेम ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन दे दे। क्या दे दे? सेम ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन दे दे, बट उसके फीडबैक में 1 लगा हो। समझ रहे हो? दो सिस्टम है, एक में G है, फीडबैक में H है। आप कह रहे हो इसी के इक्विवेलेंट एक और सिस्टम बनाना है जिसके फॉरवर्ड पाथ में कुछ G' होगा, बट फीडबैक में उसके 1 होगा। तो वो जो G' होगा ना उसके फॉरवर्ड पाथ में, वो कहलाएगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। नहीं तो GS को भी ओपन लूप माना जाता है, GSHS को भी ओपन लूप माना जाता है। ठीक है, GS को भी क्लोज लूप के अंदर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कहा जाता है, GSHS को भी कहा जाता है। तो इसीलिए आप ना ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे ज्यादा मत जाओ, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। यूनिटी फीडबैक के लिए GS होता है, नॉन यूनिटी फीडबैक के लिए GSHS होता है, और नॉन यूनिटी फीडबैक के लिए कई बार यूनिटी में कन्वर्ट करके भी निकालते हैं। बट इनमें से कौन सा केस कहां यूज होगा, स्पेशली देखो ये तो क्लियर है यूनिटी फीडबैक में क्या होगा।
नॉन यूनिटी में कौन सा केस कहां यूज होगा ये सेकेंड चैप्टर के अंदर हमको समझ आएगा। क्या होता है ना, जो टाइप होती है ना सिस्टम की, ये रिलेटेड होती है सिस्टम के एरर से। किससे रिलेटेड होती है? एरर से। अब सिस्टम में एक्चुअली ना दो तरह के एरर डिफाइंड होते हैं, एक होता है एक्चुएटिंग एरर, एक होता है आउटपुट एरर। तो आप एक्चुएटिंग एरर की बात कर रहे हो या आप आउटपुट एरर की बात कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग आपको टाइप का डेफिनेशन मॉडिफाई करना पड़ता है। समझे मेरे भाई? टाइप का क्या यूज है? आगे अगर कभी कोई पूछे टाइप का यूज है एरर में, तो एरर दो तरह के होते हैं, एक्चुएटिंग और आउटपुट। एक्चुएटिंग एरर में ये यूज होता है, आउटपुट एरर के अंदर ये यूज होता है। अब इनका मतलब क्या होता है एक्चुएटिंग और आउटपुट का? अगर सारी बातें यहीं कर लेंगे तो स्टेडी स्टेट एनालिसिस में क्या करेंगे? तो स्टेडी स्टेट एरर की जब बात करेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। अभी बस आप ये समझ लो, टाइप देखने के लिए आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के ओरिजिन पे पोल देखने हैं। अभी के लिए आप ये दो डेफिनेशंस को रखो कि अगर यूनिटी फीडबैक है तो आप जीएस देखेंगे, नॉन यूनिटी फीडबैक है तो आप जीएसएचएस देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना रखो, टाइप में अगर यूनिटी फीडबैक है जीएस देखेंगे, नॉन यूनिटी फीडबैक है जीएसएचएस देखेंगे। वरना अगर आप जीएसएचएस वाली डेफिनेशन को भी रख लेते हो तो यूनिटी फीडबैक में तो एचएस 1 ही हो जाता है, तो ये डेफिनेशन आपके लिए वर्क कर जाएगी, ठीक है। ये डेफिनेशन आपके लिए हमेशा वर्क कर जाएगी, क्योंकि यूनिटी फीडबैक में तो एचएस 1 है। अगर एचएस को 1 डाल दोगे तो इट विल अगेन बिकम जीएस। नहीं, फीडबैक को 1 करने से ओपन लूप नहीं बना, लेकिन उसका जो जी डैश बना फॉरवर्ड पाथ वाला, वो तो ओपन लूप कहलाएगा। समझे मेरे बच्चे? आपने जी और एच को कन्वर्ट कर लिया जी डैश और 1 में, वो जी डैश तो ओपन लूप कहलाएगा ना। आ जाओ, अब जैसे यहां पे पूछा जा रहा है आपसे टाइप ऑफ द सिस्टम, अभी आप सिंपल रखिए टाइप ऑफ द सिस्टम। आप यहां देखें बेटा, फॉरवर्ड पाथ में क्या है फंडा? फॉरवर्ड पाथ वाला जीएस आपको नजर आ रहा है 1/s³ s+4, और वहीं आपका h ऑफ s क्या आ रहा है? 1/s⁴। तो आपका नॉन यूनिटी चल रहा है ना, तो आप GS इंटू HS कर लो। नॉन यूनिटी चल रहा है, आप GS इंटू HS कर लो। 1/s⁴/s+4, s⁴/s+4। अब यहां पे देखो, यहां पे आप ये कह सकते हो कि 7 पोल्स एट ओरिजिन, तो यहां पे टाइप क्या हो गया आपका? 7। समझ में आया कैसे देखना है? समझ में आ गया भाई? टाइप क्या आ गया आपका? 7, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, अभी के लिए ना ये डेफिनेशन आपकी डिलीट कर देता हूं, इससे क्या है ना, वरना आप बेमतलब कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए डेफिनेशन डिलीट कर रहा हूं। ये बातें हम लोग जो है ना किस में कर लेंगे? ये बातें हम लोग कर लेंगे जब हम स्टेडी स्टेट एरर पढ़ेंगे, ठीक है भाई? क्लियर? इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नोट्स पढ़ोगे ना तो फिर बेमतलब कंफ्यूज हो जाओगे। जब एरर की बात करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे कि क्या होता है। बट अभी के लिए ये क्लियर है ना, टाइप कैसे निकालते हैं। अगर मैं ऑर्डर पूछता, ऑर्डर बोलना इसका ऑर्डर बोलना जरा, ऑर्डर बोलना जरा, क्या है ऑर्डर? बताओ क्या है भाई ऑर्डर? 8। वैसे तो देखो 8 ही आएगा, बट स्टिल आपको एक बात बता दूं, टू कंप्यूट ऑर्डर वी मस्ट, 8 मत लिखना डायरेक्टली, वी मस्ट फर्स्ट फाइंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन TS and then check highest power of S in denominator। TS निकालना है आपको पहले, ठीक है। पहले आपको TS निकालना है, GSHS से नहीं देखोगे। अब समझे फर्क क्या है? GSHS से क्या देखा जाता है? टाइप, और पूरे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से क्या देखा जाता है? ऑर्डर।
तो ऑर्डर के लिए पूरा फाइनल ट्रांसफर फंक्शन निकालना जरूरी है। टाइप के लिए सिर्फ जीएसएचएस से काम हो जाता है। दोनों चीजों को निकालने का तरीका अलग है। जीएसएचएस से ऑर्डर की बात नहीं करोगे, वो सिस्टम का ऑर्डर नहीं हुआ, वो किसका ऑर्डर हुआ? जीएसएचएस का। सिस्टम का ऑर्डर अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको टीएस निकालना पड़ेगा, बट सिस्टम का जो टाइप है वो जीएसएचएस से आ जाता है। समझ रहे हो? ये जो पूरा आपने क्लोज लूप सिस्टम बनाया, इसका टाइप तो जीएसएचएस से आ जाता है, लेकिन सिस्टम का जो ऑर्डर है, ठीक है, सिस्टम का जो ऑर्डर है उसके लिए आपको टीएस निकालना पड़ेगा। नहीं, न्यूमरेटर कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है न्यूमरेटर कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल भी हो सकता है। आओ जरा क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन निकाले। देखो, वन बाय वन सिग्नल एक्सप्लेन करता हूं। ये जो बीएस है, दिस इज व्हाट, दिस इज द फीडबैक सिग्नल, ठीक है। ये जो ईएस है, दिस इज सेड टू बी एरर सिग्नल। क्या कहलाता है? एरर सिग्नल। ये जो CS है, दिस इज सेड टू बी आउटपुट, और जो RS है, दिस इज सेड टू बी इनपुट। जो RS है, दिस इज सेड टू बी इनपुट, ठीक है। हाँ, TS माने CS बाय RS, यहां निकालेंगे। देखो, अब ये देखो, ये प्लस माइनस है, यहां पे बेटा प्लस का मतलब है पॉजिटिव फीडबैक, यानी जो आपका फीडबैक वाला सिग्नल है वो इनपुट में ऐड हो रहा है, और यहां माइनस का मतलब है नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक वाला सिग्नल इनपुट में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो फीडबैक वाला सिग्नल इनपुट में ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, उस हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक डिसाइड होता है। तो मैंने यहां दोनों पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं ताकि एक ही साथ दोनों फंक्शन निकाल पाए। अब यहां पे आप देखिएगा बेटा, ये जो HS है, HS के अंदर इनपुट क्या जा रहा है इस बॉक्स के अंदर? CS, और आउटपुट क्या आ रहा है? BS। तो आप क्या कह सकते हो कि B ऑफ S इज C ऑफ S डॉट H ऑफ S। B ऑफ S हो जाता है C ऑफ S डॉट H ऑफ S, करेक्ट? मानते हो ना? यही तो ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन है। एक बॉक्स के अंदर जो इनपुट जाएगा वो उस बॉक्स के ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आउटपुट। अब यहां ES कैसे लिखोगे बेटा? यहां पे ES लिखोगे RS माइनस प्लस माइनस BS, करेक्ट? तो RS प्लस माइनस C ऑफ S इंटू H ऑफ S, करेक्ट? अब ये जो ES है ये GS वाले बॉक्स में जा रहा है, तो आप CS को क्या बोलोगे? ES इंटू GS, करेक्ट? CS जो है GS वाले का आउटपुट है, उसका इनपुट क्या है? ES, तो ES इंटू GS इज योर CS। अब यहां पे ES क्या है भाई? RS माइनस BS इंटू GS, ठीक है? RS माइनस CS HS, BS तो CS HS था ना। अब आप एक चीज देखें बेटा, यहां पे जो सेकेंड टर्म आ रही है, ये आपको ये दिख रहा है कि CS मल्टीप्लाई हो रहा है GS और HS से, यानी बेसिकली एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि CS घूम के जा रहा है वापस से इनपुट में, और किससे मल्टीप्लाई होता हुआ जा रहा है? GS HS से। नहीं तो आप ऐसे सोच लो, E बाय B अगर आप करोगे, E बाय B अगर आप करोगे, यू विल गेट GS HS। E बाय B अगर आप करोगे ना तो वो भी GS HS आता है। नहीं तो दोबारा से समझो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। RS तो GS से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन CS खुद पूरा लूप घूम के जा रहा है GS इंटू HS। इसीलिए GS इंटू HS को क्या नाम देते हैं? लूप ट्रांसफर फंक्शन। यानी अगर ये सिग्नल इस लूप में सर्कुलेट करे तो दैट विल बी द लूप ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज बेसिकली योर GS HS।
अब यहां CS की टर्म्स को अगर आप एक तरफ कलेक्ट कर लें, अरे भाई प्लस माइनस किए हमने माइनस ही कर दिया। अब देखो CS की टर्म को जब आप लेफ्ट में लेके जाओगे बेटा, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, इधर लेफ्ट में जाके माइनस प्लस, मानते हो? अगर प्लस होगा तो लेफ्ट में जाके माइनस, माइनस होगा तो इट विल बिकम प्लस, तो इसीलिए प्लस माइनस क्या बन गया आपका, माइनस प्लस, करेक्ट। प्लस माइनस क्या बन गया आपका, माइनस प्लस। अब यहां पे मेरे बच्चों जो ट्रांसफर फंक्शन है, सुकृत बेटा ध्यान से देखना, जो ट्रांसफर फंक्शन है वो होता है CS बाय RS। तो RS को उधर नीचे ले जाओ और CS वाले टर्म को इधर राइट हैंड साइड ले आओ, 1 माइनस प्लस GS इंटू HS, ठीक है, 1 माइनस प्लस GS इंटू HS, ये बन गया ना। तो यहां पे आपने दोनों का एक बार में सॉल्व कर लिया। लास्ट लाइन ये कह रहे हो, देखो ये है सुकृत बेटा यहां पे CS इंटू GS HS, लेफ्ट में क्या लिखे हो CS। अब ये राइट वाले टर्म को आप लेफ्ट में लेके जाओगे, अगर यहां प्लस है तो यहां पहुंच के माइनस हो जाएगा, अगर यहां माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी प्लस माइनस से साइन उल्टा होके माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां 1 माइनस प्लस हो गया, इनमें CS कॉमन ले लिया और फिर इस टर्म को उसके नीचे ले गया, तो दैट विल गिव मी द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, दैट विल गिव मी द ट्रांसफर फंक्शन। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो ये जो ट्रांसफर फंक्शन आपके पास आया, आप इसके आधार पे दो केसेस डिफाइन कर सकते हो। अब समझ गए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? आप कह सकते हो फॉर पॉजिटिव फीडबैक T of S for negative feedback वन प्लस G of S H of S, ठीक है। एक्चुएटिंग सिग्नल क्या है? एक्चुएटिंग एरर होता है, एक्चुअली जो ES होता है ना, इसी को एक्चुएटिंग एरर कहते हैं, या एक्चुएटिंग सिग्नल भी आप कह सकते हो, ठीक है। हाँ दिव्यांशु भाई बता रहा हूं, एक्चुएटिंग सिग्नल भी आप इसको कह सकते हो, बिकॉज इट इज रनिंग द प्लांट, इट इज रनिंग द प्लांट। डेरिवेशन तो उजेर भाई सिंपल है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो कर रहे हैं, बट डेरिवेशन याद नहीं की जाती, इस तरह के ब्लॉक डायग्राम तो सॉल्व कर लिए जाते हैं। समझ रहे हो मैंने क्या किया? मैंने बोला बी क्या आ रहा है, C इंटू एच, ये E क्या आ रहा है, R प्लस माइनस E, R प्लस माइनस B, B की जगह CH रखा, एक बार E आ गया, E इंटू G इक्वल टू C, खत्म। ये सब डेरिवेशन में अगर डरोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई? तो इसको आप TS को क्या कहते हो? TS इज बेसिकली योर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, TS इज बेसिकली योर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था, ये जो लूप ट्रांसफर फंक्शन वाला फंडा था ना, मैं ये कह रहा था CS जो होता है वो ES इंटू GS होता है, और जो BS होता है वो क्या होता है, CS इंटू HS, क्या होता है, CS इंटू HS, यानी ES इंटू GS इंटू HS, यानी E से B तक जाने के लिए, पूरा लूप कवर करने के लिए आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या बना? आपका ट्रांसफर फंक्शन बना मेरे बच्चों GS HS, इसको बोलते हैं लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। इसका एक्चुअल नेम क्या होता है? लूप ट्रांसफर फंक्शन, समझ गए? इसको लूप ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। CS इक्वल टू GS कैसे हुआ? GS के इक्वल कहां लिखा है CS को, बताओ। CS को ES मल्टीप्लाइड बाय GS लिखा है ना, ES इनपुट है, GS से मल्टीप्लाई हुआ तो आउटपुट हो गया ES इंटू GS। रितेश भाई अगर किसी भी बॉक्स में कोई इनपुट जा रहा है तो दैट इनपुट मल्टीप्लाइड बाय द ट्रांसफर फंक्शन विल ऑलवेज गिव मी द आउटपुट। बड़ा सिंपल सा फंडा है।
ठीक है भाई, तो ये वाला जो स्लाइड है ये आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लेंगे। आपको क्लियर रहना चाहिए कि क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या आता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, किसी भी बॉक्स में जो इनपुट जा रहा है उसे बॉक्स के गेन से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल ऑलवेज गेट द आउटपुट, यू विल ऑलवेज गेट द आउटपुट। अब क्या होता है बेटा, जब आप लैपलास ट्रांसफॉर्म की बात करते हो, नहीं डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है यार, इस तरह के दोनों हजारों सवाल अभी तुम लोग करोगे, जहां बॉक्स में इनपुट जा रहा है उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सब डेरिवेशन, ये डेरिवेशन कहलाने लायक भी है क्या? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से कोई डेरिवेशन बन गई क्या? बताओ, इसमें डेरिवेशन लायक क्या चीज थी? अभी तुम देख रहे हो ना इतना सारा लिखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि मैं बच्चों की तरह तुम्हारे लिए हर एक एक स्टेप लिख रहा हूं, वरना इसमें है क्या? बी एस आ गया सी इंटू एच, आर माइनस बी हो गया ई, ई इंटू जी हो गया सी। अब आपको ई और बी भगाने हैं, किसी भी तरह से आर और सी में रिलेशन निकालना है। ठीक है, चल अब देखो, नेटवर्क एलिमेंट्स को भी लैपलास डोमेन में रिप्रेजेंट किया जाता है। वन बाय वन मैं आपको बताता हूं। जैसे पहली चीज होती है आपकी रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो लोग नेटवर्क पढ़ चुके हैं ना मेरे से, दे वुड नो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होता है भाई, टाइम डोमेन में रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है वीटी इक्वल टू आर आई टी। तो जब आप दोनों तरफ लैपलास लेते हो तो वी एस इक्वल टू आर आई एस, तो ये जो v ऑफ s अपॉन i ऑफ s होता है, दिस इज कॉल्ड एज द इम्पीडेंस। क्या कहलाता है नेटवर्क के अंदर? ये इम्पीडेंस। तो z ऑफ s जो आता है दैट इज बेसिकली योर r, रेजिस्टेंस के लिए। और आप चाहो तो आप एडमिटेंस निकाल सकते हो, दैट इज 1 बाय z ऑफ s, दैट विल कम आउट टू बी 1 बाय r, 1 बाय r। ठीक है, जो लोग नेटवर्क पढ़ चुके हैं उन्हें तो ये लगेगा हलवा है सर, ये तो क्या चीजें आप बता रहे हो बच्चों वाली, बट कोई बात नहीं, हर कोई नेटवर्क नहीं पढ़ा है अभी। ऐसे ही देखो, अगर इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस में क्या होता है भाई, Vt होता है L डी बाई डी टी ऑफ आई ऑफ टी। तो जब बेटा लैपलास लेते हो, कल इसका लैपलास सिखाया था ना डेरिवेटिव का, कैसे आया था? एस एल आई ऑफ एस, तो वी एस अपॉन आई ऑफ एस, दैट इज जेड ऑफ एस इज एस एल। ठीक है, तो y ऑफ s इसका एडमिटेंस 1 बाय z ऑफ s, 1 बाय एस एल। तो क्या होता है ना, लैपलास डोमेन में आप हर नेटवर्क के एलिमेंट को उसके लैपलास वाले मेथड से रिप्लेस कर देते हो, या लैपलास वाले मॉडल से रिप्लेस कर देते हो। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने तो एक इनिशियल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स भी बनवाया था। बेटा उसको नेटवर्क तक ही रहने दो, अगर उतना कंट्रोल में करेंगे तो नेटवर्क पढ़ के क्या फायदा? ठीक है, तो वाला कॉन्सेप्ट नेटवर्क में ही रहने दो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो यहां आएगा नहीं, आ सकता है ऑब्वियसली यार, लेकिन द थिंग इज कि जब ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं तो इनिशियल कंडीशन हमेशा इग्नोर्ड होती है। मैंने शुरू में बताया था ना, ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, एज्यूमिंग इनिशियल कंडीशन टू बी 0। ठीक है, इसीलिए नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हो? इनिशियल कंडीशन 0 ले रखी है। यहां पे Vs अपॉन Is is Zs which will come out to be 1 by Sc, और Ys which is 1 by Zs will come out to be Sc। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, फॉर ट्रांसफर फंक्शन, ताकि आपका नेटवर्क से यहां कनेक्शन बन पाए। फॉर ट्रांसफर फंक्शन we have assumed all initial conditions to be 0. We have assumed all initial condition to be 0.
ठीक है, 0 मान रखा है। अब देखो क्या होता है जब एक सर्किट के अंदर आपको निकालना हो ट्रांसफर फंक्शन, तो जो भी आपके पैसिव एलिमेंट है जैसे आर है, एल है, आप उनके लैपलास वाले मॉडल से रिप्लेस कर दो। जैसे आर का आर हो गया, एल का हो गया एस एल। आपके जो भी सोर्सेज हैं आप उनका भी लैपलास डोमेन में इक्विवेलेंट ले लो या उसका भी लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लो, करंट का भी लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लो। अब आप क्या करो, आप केवीएल लिखो हर लूप के अंदर। क्या लिखोगे? यू विल राइट केवीएल इन ईच लूप, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे, ठीक है, और फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके आप आउटपुट निकालोगे। फिर आउटपुट बाय इनपुट इज द ट्रांसफर फंक्शन। इनिशियल कंडीशन बेटा क्या होता है राहुल, जैसे इंडक्टर है, इंडक्टर में कोई इंडक्टर जो है आपका करंट को स्टोर करता है। एक तरह से इंडक्टर के अंदर इनिशियल कंडीशन होती है इन टर्म्स ऑफ करंट, ठीक है। ऐसे ही कैपेसिटर के अंदर इनिशियल कंडीशन होती है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो इंडक्टर के अंदर जो इनिशियल यानी t इक्वल टू 0 पे करंट था वो होता है उसका इनिशियल कंडीशन। कैपेसिटर के अंदर t इक्वल टू 0 पे जो वोल्टेज था वो होता है उसका इनिशियल कंडीशन। उसको 0 मानने का मतलब क्या है कि t इक्वल टू 0 पे ना तो इंडक्टर में कोई चार्जिंग है पहले से, ना कैपेसिटर में कोई चार्जिंग है। दोनों के दोनों जो आपके एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट थे दे आर डिस्चार्ज्ड, ठीक है। वरना लैपलास में जब मॉडल बनाते हैं ना तो इंडक्टर में जो एसएल आ रहा है इसके पैरेलल में करंट सोर्स भी आता है, उसका करंट होता है I0, और यहां पे इसके सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स आता है जिसका वोल्टेज होता है V0। वो मैं I0 और V0 को 0 मान रहा हूं, यानी पहले से इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई एनर्जी, कोई चार्ज नहीं है। अब जैसे देखो ये एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। आप यहां पे क्या करोगे, R को R ही रखोगे, L को कर दोगे SL, करंट का लैपलास लिख दोगे IS और वोल्टेज का लैपलास लिख दोगे VS, ठीक है भाई। अब पैसिव एलिमेंट में साइन कन्वेंशन कैसे होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हम केवीएल लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। यहां वोल्टेज का भी प्लस माइनस ले लो, प्लस और माइनस। यहां पे केवीएल लगाना शुरू करते हैं, क्या लिखते हैं, V ऑफ S माइनस से प्लस, प्लस V ऑफ S माइनस I ऑफ S इंटू R, और इंडक्टर के लिए क्या करोगे, I ऑफ S इंटू SL इज 0। R प्लस SL। तो यहां पे अगर आप कह रहे हो कि मान लो आपका आउटपुट है IS, इनपुट है आपका VS, तो दैट विल कम आउट टू बी 1 बाय R प्लस SL। एक्चुअली तो ये एडमिटेंस हो गया, बट अगर आप IS को डिफाइन करो दैट IS इज योर आउटपुट, ठीक है, एंड VS इज योर इनपुट, तब मेरे बच्चों ये कहलाएगा आपका ट्रांसफर फंक्शन, आउटपुट और इनपुट के लैपलास का रेशो, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यहां पे इनिशियल कंडीशन नहीं ली जाती है ट्रांसफर फंक्शन के अंदर। अब जैसे देखो थोड़ा बेटर सर्किट अगर मैं बना लूं, एक बेटर सर्किट बना लूं, तो क्या करोगे, इंडक्टर की जगह SL लगाओगे, कैपेसिटर की जगह 1 बाय SC। अब मैं कह रहा हूं आउटपुट मैं आपको दे रहा हूं VC और इनपुट मैं आपको ये दे रहा हूं VS। ये आपका मेरा इनपुट है, ठीक है। रेजिस्टेंस तो बेचारे ऐसे ही रहते हैं, इनको तो कोई चेंज नहीं मिलता है, इनकी लाइफ एक ही तरह की है। अब मान लो मुझे VC चाहिए, तो मैं क्या करता हूं ना, मैं सबसे पहले नेटवर्क एनालिसिस के अंदर ये V1 निकालने की कोशिश करता हूं। क्या निकालने की कोशिश करता हूं, V1। V1 आ गया तो मैं VC भी निकाल लूंगा बाय वोल्टेज डिवीजन, क्योंकि ये दोनों तो सीरीज में है ना, तो वोल्टेज डिवाइड करूंगा तो VC आ जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है, मैं अभी S नहीं लिख रहा हूं, V1 माइनस V बाय R1। समझ जाओ S का फंक्शन है V1 बाय SL, V2 बाय, वो दोनों सीरीज में ना तो जुड़ जाते हैं, R2 प्लस सीरीज में तो दोनों ऐड हो जाते हैं नेटवर्क के नियम के तहत। ये V1 है एक्चुअली। अब मेरा इंटरेस्ट V1 जानने में है, तो मैंने V1 निकाल लिया। देखो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय SL, इसका अगर LCM ले लोगे ना तो SC बाय
1 प्लस SCR2 इज इक्वल टू V बाय R1। तो यहां पे V1 R1 को इधर ले आओ, 1 प्लस R1 बाय SL, R1 ये इधर आ गया तो SCR1 तो V1 यहां से क्या हो गया, एलसीएम ले लें। देखो ये एलसीएम लिया मैंने, डिवाइडेड बाय ये मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये V1 आ गया मेरे पास। अब मेरे बच्चों अगर मुझे VC चाहिए तो V1 का वोल्टेज डिवीजन कर दो, VC इज V1, वोल्टेज डिवीजन हुआ 1 बाय SC ओवर R2 प्लस 1 बाय SC। तो 1 बाय SC को आप नीचे ले आओ, V1 बाय 1 प्लस SC R2। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये देखो VCS 1 प्लस SC R2 कट जाएगा ना। नीचे जरा यार सेकेंड ऑर्डर का फंक्शन खोल लेना, S स्क्वायर LC R1 प्लस R2 पहली और लास्ट टर्म जुड़ करके SL और SL आ रहा है यहां से, और यहां पे C R1 R2। ठीक है, यही यार ना C R1 R2। ठीक है, और फिर R1। अब आपका ट्रांसफर फंक्शन सिंपली VC बाय VS, ये तो निकाल ही लोगे अब। ये आपका ट्रांसफर फंक्शन, समझ गए। नेटवर्क में भी ट्रांसफर फंक्शन निकाला जा सकता है, वहां पे आपको नोडल या मैश का यूज करना पड़ेगा, बट नेटवर्क को पहले लैप्लास डोमेन में आपको लेके आना होगा। ठीक है, नेटवर्क को पहले आप लैप्लास डोमेन में लेके आएंगे, तब ये बात बनेगी। क्लियर हो गई ना बात। चल अब देखो यार, जो आपके अलग अलग सिग्नल हैं उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। ये सिग्नल्स हमने कल देखे थे ना, याद है कल मैंने इन सिग्नल्स का आपको स्टेटमेंट समझाया था। इस सिग्नल का मतलब क्या होता है। जैसे आपका देखिएगा डेल्टा टी है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी ये होता है 1। क्या होता है हमेशा, दिस इज ऑलवेज 1। ये कांस्टेंट आता है, 1 आता है। अब यहां मैं आपको सिस्टम में क्या दिखा रहा हूं, यहां पे आपने इनपुट लगाया है, आप इसको RT कह दो। इनपुट इज यूनिट इंपल्स। जो आपने इनपुट लगाया वो कैसा लगाया बेटा, यूनिट इंपल्स लगाया है। तो ये जो आउटपुट है यहां पे, ये आउटपुट कहलाता है इंपल्स रिस्पॉन्स। आउटपुट इज कॉल्ड एज द, क्योंकि आपको पता है ना आउटपुट को रिस्पॉन्स कहते हो, आउटपुट इज कॉल्ड एज द इंपल्स रिस्पॉन्स। क्या कहलाता है, इंपल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, हाँ क्वेश्चन में दिया होगा हमेशा कि आउटपुट इनपुट किसे लेना है, वरना ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालोगे। ठीक है, तो इस आउटपुट को हम लोग इंपल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वाई, क्योंकि यार देखो फॉर ऑल LTI सिस्टम, आप ना ये चीज सिग्नल के अंदर पढ़ते हो, फॉर ऑल LTI systems the output of a system to any input can be derived via impulse response। इंपल्स रिस्पॉन्स की मदद से जो है ना, आप किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट निकाल सकते हो।
ये बहुत बड़ा महत्व होता है बेटा आपके इंपल्स रिस्पॉन्स का, कि अगर आपको ये पता है ना कि इंपल्स इनपुट के लिए आउटपुट क्या आ रहा है, तो आप चाहो तो किसी भी पर्टिकुलर इनपुट के लिए आप आउटपुट बता सकते हो. दैट इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा, दैट इज योर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर इंपल्स रिस्पॉन्स. ठीक है, इंपल्स रिस्पॉन्स का सबसे बड़ा फायदा यही होता है. अब देखो, कल आपने पढ़ा था स्टेप सिग्नल. यहां पे आपने क्या देखा था कि यूनिट स्टेप इज व्हाट, यूनिट स्टेप इज इंटीग्रेशन, है ना, रनिंग इंटीग्रल ऑफ इंपल्स फंक्शन. रनिंग इंटीग्रल ऑफ इंपल्स फंक्शन. और आपने क्या देखा था बेटा कि इंपल्स जो होता है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ द यूनिट स्टेप. अब अगर आप यूनिट स्टेप का लैप्लास लेते हो, अगर आप यूनिट स्टेप का लैप्लास लेते हो इन लैप्लास डोमेन, u ऑफ t का जो लैप्लास आता है दैट इज 1/s. कैसे सर? देखो, इंपल्स का 1 है, इंपल्स का 1 है और उसके इंटीग्रेशन से नीचे क्या आ जाएगा? s. अभी बताता हूं बेटा शेखर कैसे निकालेंगे इनपुट से, कैसे निकाल सकते हैं ये आगे बताएंगे. हाँ, आगे बताऊंगा कैसे इंपल्स रिस्पॉन्स से आप आउटपुट निकालते हो. ठीक है, ये आगे बताऊंगा. इफ स्टेप फंक्शन, मान लो आप कह रहे हो भैया मुझे 1 हाइट नहीं चाहिए. अगर आप स्टेप फंक्शन ले रहे हो ए यू टी, तो यहां पे ए क्या हो गया भाई? ए इज द हाइट ऑफ स्टेप. अगर आप ले रहे हो ए यू टी वेयर ए इज द हाइट ऑफ स्टेप, तब इसका लैप्लास क्या हो जाता है? अगर आपने इधर ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा a/s. क्या आ जाएगा? a/s. अगर आपने यूटी लिया तो 1/s आया, ए यूटी लिया तो उधर भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम a/s. अब अगला आता है रैंप सिग्नल. रैंप सिग्नल के बारे में आपने क्या पढ़ा था कल कि यूनिट रैंप होता है टी यू टी. ये क्या था आपका? यूनिट रैंप था ना. यूनिट रैंप के बारे में क्या जानते हो कि यूनिट रैंप इज नथिंग बट इट इज द रनिंग इंटीग्रेशन. अब तो ये समझ गए ना रनिंग इंटीग्रेशन क्या होता है? रनिंग इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट स्टेप. और सेम वे में डेरिवेटिव ऑफ रैंप फंक्शन इज यूनिट स्टेप एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ रैंप फंक्शन is basically impulse. डबल डेरिवेटिव ऑफ रैंप इज द इंपल्स. ये आप जानते हो. जब आपने एक और बार इंटीग्रेट कर दिया, क्या बात है, एक और बार अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया तो जब आप यूटी निकाले थे तो s 1/s हो गया था ना, यानी s से डिवाइड कर दिया था ड्यू टू इंटीग्रेशन. अब की बार बेटा जब आपने एक और बार इंटीग्रेशन मारा तो क्या होगा? एक और बार s से डिवाइड होगा तो 1/s². एक और बार s से डिवाइड होगा. जब डेल्टा t से ut आए, एक बार इंटीग्रेशन किया, इस बार एक और बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1/s². इफ rt is atut where slope is a, यहां पे आप स्लोप क्या ले रहे हो बेटा? a. तो ATUT का लैप्लास क्या होगा? जैसे TUT का है ना 1/s², ऐसे ATUT का होगा a/s². क्या होगा? a/s². a से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर आप यूनिट स्टेप में a मल्टीप्लाई करते हो तो a बताता है कितना हाइट आप इंक्रीज कर रहे हो, और रैंप में अगर आप a से मल्टीप्लाई करते हो तो a रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द रैंप फंक्शन. पैराबोलिक सिग्नल, कल आपने क्या बोला था भाई? पैराबोलिक क्या था? t²/2 ut. इसको आपने क्या बोला था? यूनिट पैराबोलिक सिग्नल. क्या बोला था आपने? यूनिट पैराबोलिक सिग्नल.
ठीक है, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल। और सॉरी पीटी बोला था। पीटी कैसे आया था भाई? ये रैंप के रनिंग इंटीग्रेशन से आया था। अगर आप रैंप का इंटीग्रेशन कर रहे हो मेरे भाई, तब आपको एक और बार एस से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इंटीग्रेशन करते जाओगे वैसे वैसे आपका एस से डिवीजन होते चलेगा। तो रैंप जो है पैराबोलिक का डेरिवेटिव, पैराबोलिक का डबल डेरिवेटिव क्या आता है? यूनिट स्टेप। क्या आता है? यूनिट स्टेप। और पैराबोलिक का ट्रिपल डेरिवेटिव क्या आएगा भाई? दैट विल बी इंपल्स। दैट विल बी इंपल्स। ठीक है, इंपल्स आएगा। अब यहां पे आप करेंगे फिर से लैप्लास डोमेन। ठीक है, ये मैं इसीलिए आपको इतना बेसिक से बता रहा हूं यार, क्योंकि आगे ना ये फंक्शन यूज होंगे सेकेंड चैप्टर के अंदर, तो अभी से हम अच्छे से कर ले रहे हैं। तो टी स्क्वायर बाय 2 यूटी, इसका क्या आना चाहिए? एक और बार एस से डिवाइड 1 बाय एस क्यूब। अगर आप ये बोलते हो इफ आप यूनिट पैराबोला नहीं ले रहे हो, यहां पे ए टी स्क्वायर बाय 2 ले रहे हो, यहां पे ए को कुछ भी नहीं बोल सकते। कल भी आप लोग पूछ रहे थे ना, ए को बेटा कुछ भी नहीं बोलते। जैसे रैंप में स्लोप बोल देते हैं, ठीक है, स्टेप में उसको हाइट बोल देते हैं, यहां कुछ नहीं बोलते, यहां चुप ही रहते हैं। तो ए बाय एस क्यूब। ठीक है, ए बाय एस क्यूब। क्या बात है। अब देखो, ट्रांसफर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एलटीआई सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है। मैंने आपको शुरू में भी बताया ना, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर अ नॉन लीनियर सिस्टम। और क्या होता है ये? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, विच इज बेसिकली जो ट्रांसफर फंक्शन होता है ना, इट इज नथिंग बट इट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंपल्स रिस्पॉन्स। आप समझे इंपल्स रिस्पॉन्स का यूज कैसे है? जो आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है वो इंपल्स रिस्पॉन्स का लैप्लास होता है। हाँ, इंपल्स से इंटीग्रेट करके आप जाओगे कहां? स्टेप पे। स्टेप से इंटीग्रेशन से रैंप, रैंप के इंटीग्रेशन से पैराबोला। यहां पे सारी इनिशियल कंडीशन सिस्टम की जीरो होती हैं। इसका मतलब क्या होता है? एट t इक्वल टू 0 देयर इज नो स्टोर्ड वैल्यू इन द सिस्टम। किसी प्रकार की कोई स्टोर्ड वैल्यू नहीं होगी। जैसे नेटवर्क में मैंने बताया ना इंडक्टर कैपेसिटर के बारे में, वैसे ही किसी प्रकार की कोई भी स्टोर्ड वैल्यू नहीं होगी सिस्टम के अंदर एट t इक्वल टू 0। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन इनपुट से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आप ये मत सोचना इनपुट अगर आप बदलोगे तो ट्रांसफर फंक्शन बदल जाएगा। ट्रांसफर फंक्शन इनपुट से इंडिपेंडेंट होता है, बट जो सिस्टम का आउटपुट होता है, आउटपुट ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन ट्रांसफर फंक्शन एंड इनपुट। यानी देखो यार, कंप्यूटर की जो वर्किंग है ना, या जो कंप्यूटर जैसे बिल्ड है, वो इस बात से इंडिपेंडेंट है कि चलाने वाला कौन है। चलाने वाले के हिसाब से आउटपुट बदल जाएगा, बट कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग तो नहीं बदलेगी ना। समझ रहे हो? कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग तो नहीं बदलेगी। गाड़ी है, गाड़ी के चलने का तरीका तो एक ही है। अब ये चलाने वाले के ऊपर है कि वो कैसे चलाएगा। तो गाड़ी चल कैसे रही है, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगी कि गाड़ी कैसी है और चलाने वाला कैसा है। लेकिन गाड़ी की वर्किंग थोड़ी बदल जाएगी चलाने वाले पे। इनिशियल कंडीशन 0 नहीं लोगे ना बेटा, तो रेशो निकाल ही नहीं पाओगे। अगर इनिशियल कंडीशन लेके चलोगे तो कभी भी CS बाय RS नहीं आएगा, उसमें कुछ और टर्म्स भी आपके बच जाएंगे। सो यू कैन नॉट फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। सिंपल है, ट्रांसफर फंक्शन आप निकाल ही नहीं पाएंगे। आप चाहे लेके देखना, अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगा एक जगह ऐसा। देखो जरा, इंपल्स रिस्पॉन्स एक सिस्टम का दे रखा है, आपसे पूछा है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बताइए। ये इंपल्स रिस्पॉन्स है, करिए जरा। अभी मैंने क्या बताया? ट्रांसफर फंक्शन इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स। वैसे ये वाला पार्ट ना अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लेना, ये इंपॉर्टेंट है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है बेटा? इंपल्स रिस्पॉन्स का, सॉरी, ट्रांसफर फंक्शन इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स। फिर कंडीशन नहीं, कंडीशन की वैल्यू भी देगा तो भी नहीं निकाल पाओगे राहुल। इनिशियल कंडीशन की वैल्यू भी देगा ना, तो YS बाय RS नहीं बन पाएगा। लास्ट वाला नहीं समझ आया निर्मल बेटा? मैंने क्या बोला? जैसे कंप्यूटर है,
कंप्यूटर के अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर की जो वर्किंग है, क्या वो उसके इनपुट पे डिपेंड करती है? नहीं, वो तो जैसा बना है वैसा बना है, ठीक है। बट क्या होता है, जो आउटपुट आएगा, कंप्यूटर क्या आउटपुट आपको दे रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है आप इनपुट क्या दे रहे हो। उसकी वर्किंग नहीं चेंज होती है, वर्किंग तो एज इट इज रहती है, बट इनपुट पे डिपेंड करता है आउटपुट। तो एक्चुअली क्या होता है ना, आउटपुट इज बेसिकली द इनपुट मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर फंक्शन। तो आउटपुट और इनपुट आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, वे ट्रांसफर फंक्शन इज कांस्टेंट। समझ रहे हो? आप कोई भी इनपुट लगाओगे, ट्रांसफर फंक्शन वही होगा, क्योंकि आपका आउटपुट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर में अगर आप कोई भी इनपुट लगाओगे, उसका गेन तो फिक्स ही है ना, इनपुट के साथ गेन थोड़ी ना वेरी हो रहा है, बट गेन फिक्स है, इनपुट के अनुसार आपका आउटपुट बदल जाएगा। ठीक, यहां देखो, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म of impulse response, Laplace transform of impulse response equal to transfer function। तो मुझे यहां पे ना इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, t e की पावर माइनस टी का होगा 1 बाय s प्लस 1 का स्क्वायर, t आ जाने से स्क्वायर लग जाता है, और 2 e की पावर माइनस टी का होगा 2 बाय s प्लस 1। अब मैं ना इसका एलसीएम ले लेता हूं, s प्लस 1 का स्क्वायर तो ये आ गया 2s प्लस 1 बाय s प्लस 1 का स्क्वायर, डी। ठीक है, आंसर इज डी। बहुत बढ़िया भाई। A certain control system has input RT, output CT. If the input is first passed through a block whose transfer function is e to the power minus s and then applied to the system, the modified output will be। फीडबैक गिवन नहीं है, इसीलिए ओपन लूप पूछा है। ठीक है, चलो बताओ, ये वाला चलो मैं कराता हूं। एक्चुअली क्या है कि देखो, एक सिस्टम है, जिसमें कि अगर आप इनपुट लगाते हो ना आरटी, तो आपको मिलता है आउटपुट सीटी। अब ये क्या कह रहा है बेटा, कि इससे पहले आप इनपुट को सिस्टम में लगाते, आपने क्या किया, आपने इनपुट को सिस्टम में लगाने से पहले इसको आरटी कह लो या लैप्लास डोमेन में आरएस, एक ऐसे ब्लॉक से पास किया e टू द पावर माइनस एस, फिर आपने इसे सिस्टम में लगाया। अब आपको यह बताना है कि आउटपुट क्या होगा। ठीक है, अब ये देखो, यहां पे जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा e की पावर माइनस एस आर एस आएगा, करेक्ट। अगर आर एस लगा रहे हो तो e की पावर माइनस एस आर एस आएगा। अब इससे क्या मतलब होता है, e की पावर माइनस एस मल्टीप्लाई होने का, इसका मतलब है r ऑफ t माइनस 1। ठीक है, कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी कराई थी लैप्लास की, कि x ऑफ t माइनस टी नॉट का जो लैप्लास होता है e की पावर माइनस एस टी नॉट एक्स ऑफ s होता है। तो यहां पे अगर कंपेयर करोगे तो टी नॉट 1 ही तो दे रखा है, तो आर टी माइनस 1 आ गया। अब अगर मेरे सिस्टम का, अभी देखो मैंने एलटीआई सिस्टम के बारे में क्या बताया था, अगर इनपुट इज डिलेड बाय 1 यूनिट, इनपुट इज डिलेड बाय 1 यूनिट, तो टाइम इनवेरियंस ये कहती है आउटपुट मस्ट ऑल्सो बी डिलेड, आउटपुट मस्ट ऑल्सो बी डिलेड। अब आप सोच रहे होगे सर को कैसे पता एलटीआई है? अरे गधो, ट्रांसफर फंक्शन की बात एलटीआई में ही होती है। ठीक है, तो आउटपुट मस्ट ऑल्सो बी डिलेड बाय सेम अमाउंट। यही तो हमको टाइम इनवेरियंस सिखाता है, यही चीज सिखाता है बेटा टाइम इनवेरियंस, कि जितना डिले इनपुट में आ रहा है उतना ही डिले आउटपुट में आना चाहिए, इसीलिए आंसर विल बी सी।
वो भी 1 से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यही चीज टाइम इनवेरियंस है कि इनपुट और आउटपुट सेम अमाउंट से डिले होते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्स एंड जीरोस, आप क्या जानते हो बेटा? द वैल्यूज ऑफ एस एट विच, ट्रांसफर फंक्शन के अंदर ना ये चीज बहुत मैटर करती है, एट विच डिनोमिनेटर इज 0 represent poles of transfer function। ठीक है, if या चलो बाद में लिखेंगे, पहले यहां पे पोल बताइए जरा। पोल देखो क्या क्या है, डिनोमिनेटर 0 करो जरा, s 0, फिर -1, फिर -6, -9, -1 प्लस J3, डिनोमिनेटर के एक एक टर्म को 0 करते चलो, -1 -J3। ठीक है, -1 प्लस J3, s स्क्वायर प्लस 1 क्यों नहीं? s स्क्वायर प्लस 1 बेटा साइन ओमेगा टी का है, ये तो हमें पता है ना किसका लैप्लास क्या होता है, कल एक टेबल लिखवाई थी। ऐसे मर्जी से थोड़ी डिसाइड करते हैं। एस स्क्वायर प्लस 1 जो होता है वो साइन ओमेगा टी का होता है, 1/s स्क्वायर प्लस 1 इज साइन टी, 1/s स्क्वायर प्लस 1 इज साइन टी। जब भी आप किसी में देखो क्या होता है, कहां गया वाला फंक्शन, गिरा, e की पावर माइनस टी का ये आता है, तो t e की पावर माइनस टी, कल ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। ठीक है भाई प्रखर, ऐसे। अब 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x स्क्वायर, तो माइनस तो एक पहले से है, ऐसे। ठीक है, समझ गए? s स्क्वायर प्लस 1 किस में आता? साइन टी में आता। ये पोल आ गए भाई आपके। अब जीरोस की क्या डेफिनेशन होती है? द वैल्यूज ऑफ s, the values of s at which numerator is 0 represent zeros of transfer function। ठीक है, अब यहां पे जीरोस कौन कौन से हैं? देखो न्यूमरेटर में एक तो 2 आ जाएगा, एक -5 और एक -8। ये समझ में आ रहा है ना, एक एक टर्म को 0 करते जाते हैं। अब क्या होता है बेटा, जितनी बार कोई भी एक पोल या 0 रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर पोल और 0। ठीक है, क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स a pole or a 0, the number of times a pole or a 0 is repeated is called as order of that pole or 0। ये अभी भी मैंने बताया था ना भाई, order of that pole or 0। और ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीप्लिसिटी। क्या कहलाता है? मल्टीप्लिसिटी भी कहलाता है, कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, यानी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर देखो ऑर्डर 1 आ जाए, इफ ऑर्डर ऑफ अ पोल और 0 इज 1, जैसे यहां पे सभी का ऑर्डर 1 है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो आप इसको बोलते हो सिंपल पोल और सिंपल 0। जो चीज रिपीट नहीं होगी बेटा वो सिंपल पोल या फिर सिंपल 0 कहलाएगी, और जो रिपीट होगी आप उसका ऑर्डर बता सकते हो। जो रिपीट होगी, जितनी बार रिपीट होगी वही उसका ऑर्डर है।
टाइप कह सकते हो, लेकिन उसके लिए बोलना पड़ेगा ना राकेश भाई कि इसका यूनिटी फीडबैक है, तभी तो जीएस से टाइप जज करेंगे। अगर यूनिटी फीडबैक बोल देगा तो हम कह देंगे यस द टाइप इज 1, ठीक है। और ऑर्डर के लिए पूरा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ता है, विच इज जीएस बाय 1 प्लस जीएस इंटू एचएस। अब देखो भाई ट्रांसफर फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन को। जैसे मान लो ये ट्रांसफर फंक्शन है, इससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे जाते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कैसे, देखो अगर ये ट्रांसफर फंक्शन है तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इनवर्स लैप्लास लेने का समय आ चुका है। ठीक है, अब देखो इनवर्स लैप्लास कैसे लोगे, वाई का हुआ वाई टी, एस वाई का क्या होगा भाई, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से ही तो एस मल्टीप्लाई होता है। और प्रखर भाई तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ। अब यहां पे आरसी से आप डिवाइड कर दो तो डी वाई टी बाई डी टी प्लस 1 बाय आर सी इंटू वाई टी इज 1 बाय आर सी इंटू एक्स टी। तो ये हो जाता है क्या आपका, ये हो जाता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनवर्स ले लिया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से लैप्लास में कैसे जाओगे, है ना, ये भी तो एक डाउट होना चाहिए सर, डिफरेंशियल इक्वेशन से लैप्लास में कैसे जाते हैं। देखो जरा, हाँ देखो अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ऑफिस आने में डेली 20-30 मिनट, तो बेटा आप उसको कवर अप करो, बताओ मैं कैसे मदद करूं। अब देखो भाई मैं आपको बताता हूं यहां इनिशियल कंडीशन क्यों नहीं लिया, आप लोग पूछ रहे हो ना बार बार। मान लो आपने कंसीडर किया इनिशियल कंडीशन, तो अब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना जरा दोनों तरफ। टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स। क्या आएगा पहले वाले का यार, एस वाई एस माइनस वाई जीरो प्लस 1 बाय आर सी। ये याद है मैंने कल बताई थी डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी भाई, कि इनिशियल कंडीशन सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहां पे बेटा अगर आप वाईएस के टर्म्स को कलेक्ट भी कर लें, अगर आप वाईएस के टर्म्स को कलेक्ट भी कर लेना तो वाईएस बाय एक्सेस नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये y0 आपका खड़ा रह गया। समझ में आ रही है कहानी, ये y0 तो आपका स्टैंडिंग रह गया ना, यहां पे वाईएस बाय एक्सेस नहीं आएगा। यहां वाईएस बाय एक्सेस निकालोगे कैसे बताओ, ये टर्म आउटस्टैंडिंग रह गई ना, ये टर्म आपकी आउटस्टैंडिंग रह गई, तो ये प्रॉब्लम हो गई हमारे लिए। ठीक है, दिस इज नाउ अ प्रॉब्लम टू कंप्यूट ट्रांसफर फंक्शन। समझ में आई बात, तो वाईएस बाय एक्सेस एक पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा ना, तो ड्यू टू दिस टर्म we cannot write ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ड्यू टू दिस टर्म वी कैनॉट राइट ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसीलिए टू एक्सप्रेस ट्रांसफर फंक्शन, टू एक्सप्रेस ट्रांसफर फंक्शन इग्नोर y0 प्लस। तो अब क्या आ गया आपके पास भाई, अब समझ में आ गया इनिशियल कंडीशन क्यों इग्नोर की जाती है भाई, बोलो। समझ में आ गया इनिशियल कंडीशन क्यों इग्नोर की जाती है। ये हुआ 1 बाय आर सी, ये देखो ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म आ गई ना। अब दिख रहा है यहां पे टाइम कांस्टेंट आरसी ही आ रहा है, बताओ, ये तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म आ गई। 1 प्लस एस इंटू समथिंग क्या होता है, वो समथिंग होता है टाइम कांस्टेंट, जो कि है आरसी, जो कि है आपका आरसी। ठीक है,
चलो अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये अपन अगले सेशन में देखते हैं। आगे आपका असाइनमेंट है।